Welcome to our YouTube channel Audio FM 143. खुराना फार्म हाउस। रावी का ब्लैंकेट नीचे गिर चुका था। अभिमन्यु आगे की तरफ आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुमने ये तो देख ही लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब आगे ऐसा कुछ देखने का मन नहीं हो तो तुरंत मेरी बात मानो और इन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाओ, वरना अगली बार ये शो मैं अकेला नहीं देखूंगा, इसे तुम्हारी फैमिली। जैसे ही उसने कहा, रावी ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए और अगले ही पल उस पर हाथ उठाने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। रावी दर्द से चीख पड़ी। अभिमन्यु अब उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, आइंदा ये गलती मत कर देना, वरना कोई गलती करने लायक नहीं रहोगी। अभिमन्यु अब तक तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अब तुम सच में उसे मजबूर कर रही हो। और रियली मिस वाइन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करना चाहता। मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारे डैड के साथ है। मैं इसमें तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो मैं सच में तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, और ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। इसके बाद कोई वार्निंग नहीं होगी। ये बोलकर उसने अब एक झटके से रावी की कलाई छोड़ी और पीछे की तरफ हटकर बोला, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम 15 मिनट में रेडी नहीं हुई तो ये वीडियो कहाँ कहाँ जाएगी ये मैं खुद भी नहीं जानता। अभिमन्यु खुराना के नाम की धज्जियां उड़ती है तो उड़े, लेकिन बचेगा तो फिर व्योम रावत भी नहीं। ये बोलकर और तुरंत वॉशरूम की तरफ चला गया और रावी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। एक पल में उसकी पूरी दुनिया उलट गई थी। जिस इंसान से उसे प्यार हुआ था, जिस इंसान के बारे में वो ख्वाब देखने लगी थी, उस इंसान ने उसे धोखा दिया था। वो उसके लिए बस एक टॉय थी, एक ऐसा टॉय जिसके जरिए वो उसके डैड तक पहुंचना चाहता था, उन्हें हराना चाहता था, उनसे अपनी पसंद दुश्मनी निकालना चाहता था। इस बात ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था, और सबसे बुरी बात जो उसे इस वक्त फील हो रही थी कि वो उस इंसान का कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अभिमन्यु को रोकने का। अभिमन्यु ने बस उसे 15 मिनट दिए थे और 15 मिनट में उसे दुल्हन बनना था, लेकिन उसके वो सपने जो उसने अपनी ही शादी के लिए देख रखे थे, उसके पेरेंट्स ने देख रखे थे, उनका क्या? वो सब एक पल में बिखर कर चूर चूर हो गए थे। वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उस दुल्हन के जोड़े पर रखा और उसे कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। इस वक्त उसे अभिमन्यु से नफरत हो रही थी। आज तक उसने किसी से नफरत और प्यार ये दोनों चीज ही नहीं की थी, लेकिन उसे जिस इंसान से प्यार हुआ अब नफरत भी उसी से हो रही थी, और धरा और व्योम के बारे में तो सोच सोच कर उसकी जान निकल रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर निकला। बाहर आते ही उसकी नज़र रावी पर गई, जो सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उसने लहंगा पहन लिया था और ज्वेलरी भी पहन ली थी, लेकिन ना कोई मेकअप किया था और ना ही अपने बाल बनाए थे। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छी से रेडी हो जाओ मिस वाइन, ऐसे तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। मुझे मेरी मिस वाइन एकदम परफेक्ट चाहिए। रावी ने उसकी तरफ देखा। उसके जबड़े कसे हुए थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वही अभिमन्यु भी अब रेडी हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों रूम से बाहर निकले और रावी हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु उससे शादी करेगा कहाँ। और जब वो फार्म हाउस से बाहर की तरफ आए तो उसने देखा कि वही गार्डन एरिया में शादी का मंडप लगा हुआ था। रावी अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर डेविल खुराना, आई नो आपकी और मेरे डैड की पक्का कोई दुश्मनी होगी, इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आपको अपनी दुश्मनी निभानी है तो सामने से निभाए ना। इस हरकत से आपको क्या लगता है कि आप पावरफुल साबित होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, एक तो तुम बोलती बहुत हो मिस वाइन, पर फिलहाल शांत रहो। अभी पंडित जी शादी के मंडप में हमारा इंतजार कर रहे हैं, और पंडित जी से इंतजार करवाना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलकर अब उसे मंडप में लेकर आया और उसके साथ नीचे चौकी पर बैठा। रावी अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी। अगर मैं ये शादी करूंगी तो सब टूट जाएगा। डैड का मुझ पर भरोसा, डैड का मुझ पर विश्वास, सब। अभी वो बोल ही रही थी कि पंडित जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ बिटिया, तुम इतना रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो मुझे नहीं लगता जबरदस्ती आपको ये शादी करनी चाहिए यजमान। ये बोलते हुए उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने अपनी कमर से गन निकाली और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मंत्र पढ़ रहे हो या फिर मैं शादी से पहले ही तुम्हें दक्षिणा देकर यहाँ से विदा करूं? उसके हाथ में वो गन देखकर पंडित जी का हाथ थर थर कांपने लगा था। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। रावी कुछ बोल ही नहीं पाए।
वो बस रोए जा रही थी और पंडित जी अब शादी की रस्में शुरू कर चुके थे। अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। पंडित जी ने पहले उन्हें फेरों के लिए खड़े होने को कहा तो अभिमन्यु रावी का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और उसके 7 फेरे लेने लगा। पंडित जी 7 फेरों का महत्व बता रहे थे। हर एक फेरे के साथ वो समझा रहे थे कि 7 फेरों का मतलब क्या होता है। और पंडित जी की बातें सुनते हुए रावी का दिल अभिमन्यु के लिए और भी ज्यादा नफरत से भर रहा था। वो उन फेरों से जुड़े वादों को सुन तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से भी एक वादा कर रही थी कि वो अभिमन्यु को ऐसे अपने डैड से जीतने नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं। उसे नहीं पता था कि अभिमन्यु की एग्जैक्टली व्योम से दुश्मनी क्या है, लेकिन इतना तो उसने सोच लिया था कि वो अपनी वजह से अपने डैड का सर तो बिल्कुल नहीं झुकने देगी, फिर बेशक से उसे खुद मरना ही क्यों ना पड़ जाए। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एकदम सख्त एक्सप्रेशन थे। अभिमन्यु भी उसके साथ फेरे ले रहा था। अब पंडित जी ने फेरों के बाद उन्हें वापस नीचे बैठने के लिए कहा और फिर अभिमन्यु को रावी को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। अभिमन्यु ने पहले रावी को मंगलसूत्र पहनाया और फिर उसके माथे में अपने नाम का सिंदूर भी भरा। रावी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आपको लगता है मिस्टर डेविल खुराना कि आप जीत गए तो गलतफहमी से बाहर आ जाए। ये शादी आपकी सबसे बड़ी हार साबित होगी और ये इस रावी व्योम रावत का वादा है आपसे। अभिमन्यु उसे डेविल नजरों से देख रहा था। पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आप दोनों की शादी संपन्न हुई। जैसे ही उन्होंने कहा, रावी ने और भी ज्यादा नफरत भरी नजरों से अभिमन्यु को देखा और फिर तुरंत मंडप से उठ गई। अभिमन्यु उसे तिरछी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वही रावी अब बाहर पार्किंग एरिया में आए और आकर एक गाड़ी में बैठ गई। अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस आ गए। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वैसे मैं तुम्हारे साथ जाता तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम अकेली भी जा रही हो तो मेरा काम तो हो ही जाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे की वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वही गाड़ी में बैठते ही रावी ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे खुराना मेंशन लेकर चलो। ड्राइवर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन शायद अभिमन्यु ने परमिशन दी होगी या वो भी यही चाहता होगा, क्योंकि अब तो रावी उसकी वाइफ बन चुकी है। तो उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी खुराना मेंशन की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त तकरीबन 8 बजे। मिश्री की आंखें खुली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। 8 बजते हुए देख उसके होश उड़ गए। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात तक कैसे सोती रही। अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे उसकी शादी को और ना ही वो ध्रुवांश को संभाल पा रही थी, ना वो खुद को संभाल पा रही थी और ना ही वो कोई जिम्मेदारी निभा पा रही थी। वो सोफे से उठती उससे पहले ही ध्रुवांश बालकनी से अंदर की तरफ आया और बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। मिश्री ने हैरानी से ध्रुवांश की तरफ देखा और बोली, अगर आप यहीं पर है तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक सोती रही लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं जगाया। ध्रुवांश उसके बिल्कुल पास आया और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, कैसी बात कर रही हो तुम मिश्री? भला मैं तुम्हें कैसे उठा सकता हूँ? तुम्हें पता है तुम सोती हुई कितनी क्यूट लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम बहुत वक्त बाद सुकून से सोए हो। ऐसे में मैं तुम्हारा सुकून कैसे छीन सकता था? उसकी बातों पर मिश्री हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी, क्योंकि अभी तो ध्रुवांश उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा था, लेकिन यही ध्रुवांश था जिसने कॉलेज में उसके सामने ही किसी और लड़की को किस किया और उसकी भी काफी इंसल्ट की। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है ध्रुवांश, लेकिन फिलहाल मुझे नीचे जाना है। मैं पहले फ्रेश होकर नीचे जाकर आती हूँ, उसके बाद प्लीज आप कहीं जाएगा मत। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे लगता है आपके दिल में मेरे लिए कोई गलतफहमी है जो मुझे दूर करनी है, तो प्लीज आप आज कहीं भी जाएगा मत। उसकी बात पर ध्रुवांश मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज की रात मैं अपनी वाइफी के साथ ही बिताने वाला हूं, तो डोंट वरी। तुम आराम से नीचे जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट करता हूं। उसकी बात पर मिश्री मुस्कुराए और तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। ध्रुवांश उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, कितनी चालाक हो तुम मिश्री। तुम्हें मुझे भी अपने हाथों से नहीं निकलने देना है और अपनी प्यारी स्ट्रॉबेरी को भी तुम अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती। तुम दोनों को संभालना चाहती हो और उसके साथ साथ बाहर वालों को भी, बट डोंट वरी। तुम्हें जो करना है तुम आराम से करो, क्योंकि जब मेरी बारी आएगी तो तुम दूसरों को तो क्या खुद को भी नहीं संभाल पाओगी। ये ध्रुवांश रावत का तुम्हें चैलेंज है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वही चेरी अपने रूम में बैठी थी और उसके हाथ में वो मेडिकल कार्ड था जिसमें अबॉर्शन की पिल्स थी, लेकिन वो खाली था क्योंकि पिल्स तो सारी दिव्यांश ने नीचे फेंक दी थी। पर चेरी बस यही सोच रही थी कि अगर वो उन दवाइयों को ले लेती तो अब तक तो उसका बेबी खत्म हो जाता।
वो कुछ कर ही नहीं पाती और अब उसे रियलाइज हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। दिव्यांश को मनाने की बजाय, दिव्यांश को समझाने की बजाय वो सच में उसका साथ दे रही थी। अगर भगवान ने उसे माँ बनने का मौका दिया है तो ऐसे कैसे वो अपने बच्चे की जान अपने ही हाथों से ले सकती है? नहीं, वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती। उसने सोच लिया था कि अब वो दिव्यांश से बात करेगी और उसे मनाने की पूरी कोशिश करेगी। वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तभी रूम का दरवाजा खुला और दिव्यांश अंदर की तरफ आया। उसे देखते ही चेरी ने तुरंत वो कार्ड साइड में रख दिया और दिव्यांश की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन दिव्यांश उसकी तरफ न आकर सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। चेरी समझ गई थी कि दिव्यांश उससे नाराज है और वो क्यों नाराज है ये भी वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। पक्का उसने रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा होगा जहां से उसने धरा को रूम में आते हुए भी देखा होगा और धरा ने चेरी के साथ जो जो बातें की वो सब भी दिव्यांश ने बहुत अच्छी तरह से सुनी भी होगी और देखी भी होगी। रूम का दरवाजा खुला और दिव्यांश अंदर की तरफ आया। उसे देखते ही चेरी ने तुरंत वो कार्ड साइड में रख दिया और दिव्यांश की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन दिव्यांश उसकी तरफ न आकर सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। चेरी समझ गई थी कि दिव्यांश उससे नाराज है और वो क्यों नाराज है ये भी वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। पक्का उसने रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा होगा जहां से उसने धरा को रूम में आते हुए भी देखा होगा और धरा ने चेरी के साथ जो जो बातें की वो सब भी दिव्यांश ने बहुत अच्छी तरह से सुनी भी होगी और देखी भी होगी। वो अब दिव्यांश के पीछे पीछे क्लोजेट की तरफ आए और जाकर पीछे से उसने दिव्यांश को अपनी बाहों में भर लिया। दिव्यांश ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और उसके हाथों को नीचे झटककर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। चेरी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, नाराज हैं आप? दिव्यांश उसे इंटेंस एक्सप्रेशंस के साथ देखते हुए बोला, तुम बताओ, नहीं होना चाहिए। चेरी उसके बिल्कुल करीब हुई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं नहीं गई थी उनके पास दिव्यांश, वो खुद आई थी। मैंने तो उन्हें रूम से जाने के लिए भी कहा, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से अलग किया और बोला, तुम उन्हें दरवाजा दिखा सकती थी, तुम उन्हें दरवाजे पर ही रोक सकती थी, उनके सामने दरवाजा बंद कर सकती थी और अगर वो रूम में थी तो तुम खुद रूम से बाहर निकल सकती थी, पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उन्हें रूम में रहने दिया और उन्होंने क्या किया? तुम्हारे कान भरे, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया। चेरी जल्दी से बोले, ऐसा नहीं है दिव्यांश, उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा वो। दिव्यांश उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, वो तुम्हारे हिसाब से सही है लेकिन मुझे नहीं पसंद। इट मीन्स नहीं पसंद, उनकी हमेशा से प्रॉब्लम यही है। उन्होंने हम दोनों को हमेशा से ही दूर रखने की कोशिश की है और अब भी वो यही कर रही है। उनका बस चलता तो वो तो ना जाने अब तक क्या कुछ कर चुकी होती। चेरी जल्दी से बोली, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो हमेशा से चाहती थी दिव्यांश की हमारी शादी हो। वो तो हमेशा हम दोनों को खुश देखना चाहती हैं। दिव्यांश व्यंग से हंसा और बोला, मेरी खुशियों को आग लगाने वाले लोग ही मुझे खुश देखना चाहते हैं। मुझे पता नहीं था। थैंक यू सो मच रेड मुझे ये बात बताने के लिए, पर अब मैंने तुम्हारी बात सुन ली। आप यहाँ से साइड हट जाओ। मैं तुम पर गुस्सा करना नहीं चाहता, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाओ भी मत। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। यह तो दिव्यांश का गुस्सा ही शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, तो वो उसे बच्चे के लिए कैसे ही मनाएगी? और दिव्यांश ने उसे कल तक का ही टाइम दिया था। उसने कहा था कि वो कल उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उसने खुद दिव्यांश की बात सुनी थी जहां उसने कल की ही अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी। वो एक बार फिर से दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं दिव्यांश? बेशक से उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे अपने करीब खींचकर बोला, ओके फाइन, मैं तुम्हारी हर एक बात मान लूंगा, मुझे बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। कल के अबॉर्शन के लिए तुम रेडी हो ना? कल सुबह 11 बजे तुम मेरे साथ चलोगी ना? उसके सवाल पर चेरी के चेहरे का रंग उड़ गया। अंडरस्को। दिव्यांश उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। वो एक बार फिर से बोला, बताओ रेड, कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चेरी जल्दी से बोली, मेरी बात सुनिए दिव्यांश, वो मैं एक्चुअली आपसे कहना ये चाहती थी कि। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश हंसने लगा था। उसे हंसते हुए देख चेरी अब बिल्कुल खामोश हो गई। दिव्यांश उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, यू नो वॉट रेड, तुम कभी मेरी हो ही नहीं सकती। तुम हमेशा से उनकी ही थी और आज भी तुम उनकी ही हो या फिर इस बेबी की। अगर तुम मेरी होती तो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज सुबह तुमने खुद अबॉर्शन के लिए हाँ कहा था, लेकिन अब तुम्हें अबॉर्शन से प्रॉब्लम है और ये सब किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, जिनसे मेरी खुशियाँ कभी नहीं देखी जाएगी।
वो खुद तो अपने पति के साथ खुश है, लेकिन मेरी जिंदगी में आग लगाना उनका फेवरेट काम है। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ क्या डिसीजन लेगी ये वो डिसाइड करेगी। ओके फाइन, तो फिर तुम एक काम करो, जाओ उनके पास ही जाओ, उनके साथ रहो। तुम्हें मेरे साथ रहने की क्या जरूरत है? मैं अकेला खुद को हैंडल कर सकता हूँ, अकेला रह सकता हूँ, और अगर नहीं रहा गया तो खुद को खत्म कर लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर उसने चेरी की कलाई पकड़ी और उसे रूम से बाहर लेकर जाने लगा। चेरी हैरान रह गई। वो बेशक से धरा के पास चली भी जाती, लेकिन जिस तरह से दिव्यांश ने कहा कि वो खुद को खत्म कर लेगा, ऐसे में तो वो एक पल भी दिव्यांश को छोड़कर नहीं जा सकती थी। जब से दिव्यांश ने अपने सीने पर अपनी गन रखी थी, तब से वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। दिव्यांश उसे उसकी कलाई से पकड़कर खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर आया, लेकिन वो चेरी को बाहर निकालता उससे पहले ही चेरी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना दिव्यांश। दिव्यांश गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ और जाकर अपनी स्ट्रॉबेरी के साथ रहो, अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करो। मेरी लाइफ में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये बेबी प्यारा है ना तुम्हें, तो तुम बस अपने इस बच्चे के साथ रहो। ये कहकर अब उसने उसे लगभग से धक्का दिया और फिर दरवाजा बंद करने लगा। चेरी ने तुरंत अपना हाथ दरवाजे पर रखा और अगले ही पल दिव्यांश ने दरवाजा सच में बंद कर दिया तो चेरी की उंगली दरवाजे के बीचों बीच आ गई और वो दर्द से चिल्ला पड़ी। खून की बूंदें तुरंत नीचे टपकने लगी थी। दिव्यांश को पहले तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही उसने चेरी का चिल्लाना सुना और खून की बूंदें टपकती हुई नीचे जमीन पर देखी, उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और अगले ही पल उसकी उंगली को सीधा अपने मुंह में डाल दिया। चेरी की उंगली से खून तेजी से बह रहा था और दिव्यांश की आंखें एकदम लाल हो रही थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि उसके मुंह में चेरी की उंगली थी और वो लगातार उसे सक किए जा रहा था। चेरी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। ऐसा नहीं था कि दिव्यांश को उसकी फिक्र नहीं थी। अगर उसे चेरी की फिक्र नहीं होती तो वो चेरी के लिए दरवाजा भी क्यों खोलता? वो हार्टलेस बनकर अंदर चला जाता। बेशक से फिर चेरी दर्द से तड़पती रहती, लेकिन उसे चेरी के दर्द का एहसास था, पर अपने बच्चे के बारे में वो कुछ नहीं सोच रहा था। उसके लिए उसे कुछ फील नहीं हो रहा था, तभी तो वो उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर किए जा रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? ना उसे धरा और व्योम से कोई लेना देना था, न कभी उसकी बॉन्डिंग ध्रुवांश और रावी के साथ दिखाई दी, न वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहता था। पर चेरी के आसपास जैसे उसकी दुनिया घूमती थी। बेशक से वो सही करे या गलत, लेकिन उसकी हर एक चीज चेरी से रिलेटेड थी। दिव्यांश का चेहरा अभी भी कांप रहा था। चेरी का दर्द उसके चेहरे पर नजर आ रहा था, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? सिर्फ चेरी के लिए ही फीलिंग्स क्यों? ये सवाल चेरी को परेशान कर रहा था और अब वो बेहद तकलीफ भरी आवाज में बोली, ओके फाइन दिव्यांश, अगर आपका यही फैसला है तो ठीक है। कल सुबह आप मुझे हॉस्पिटल ले चलिएगा। मैं अबॉर्शन के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे खुद से दूर मत कीजिए प्लीज। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दिव्यांश ने अब नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। दिव्यांश ने चेरी की फिंगर को अपने होठों के अंदर दबाया हुआ था, क्योंकि चेरी की फिंगर से खून बह रहा था। दिव्यांश जब दरवाजा बंद कर रहा था तो चेरी की फिंगर बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। और अब चेरी की बात सुनकर दिव्यांश ने उसकी फिंगर को छोड़ा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना रेड? कहीं तुम मुझे बचपन वाला दिव्यांश समझकर बदलने और फुसलाने की कोशिश तो नहीं कर रही ना? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी इन बातों में आकर मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूँगा, या फिर तुम मुझे मना लोगी? क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो अभी इसी वक्त इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, इट मीन्स नहीं चाहिए, और अगर तुमने इसे अबॉर्ट नहीं किया तो हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं होगा। चेरी के लिए ये बात सुनना बहुत तकलीफ भरा था, लेकिन उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर दिव्यांश के बिल्कुल करीब हो गई। उसने दिव्यांश के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ दिव्यांश, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सीरियसली, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अगर आपको लगता है कि ये बेबी हम दोनों के बीच आएगा तो ओके फाइन, मैं इसे अबॉर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे इस तरह से ट्रीट मत कीजिए। जब आप मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मुझे आपका प्यार चाहिए दिव्यांश, और मुझे आपको बहुत सारा प्यार करना भी है। जो गलती मैंने बचपन में की वो मैं अब नहीं दोहराना चाहती। मैं आपके साथ प्यार से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ आप भी प्यार के लिए तड़प रहे हैं और मैं आपसे भी ज़्यादा। प्लीज़ आप नाराज मत होइए। आई प्रॉमिस मैं कभी प्रेगनेंसी के बारे में सोचूंगी भी नहीं, बस आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए। ये बोलकर वो दिव्यांश के सीने से लग गई।
सिर्फ वही जानती थी कि उसके लिए ये बात बोलनी भी कितनी ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन उसने अब अपनी बात कह दी थी और दिव्यांश ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए थे। उसने अपनी बाहों से उसे कसकर जकड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मिश्री सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए। उसकी नज़रें धरा को ढूंढ रही थी, लेकिन धरा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने एक सर्वेंट से धरा के बारे में पूछा तो वो सर्वेंट थोड़ा मायूस होकर बोली, मैं मैडम को बुलाने कुछ देर पहले ही उनके रूम में गई थी, लेकिन उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया। उनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, पता नहीं वो आज डिनर के लिए भी नीचे आएंगी या नहीं। मिश्री को ये बात सुनकर बुरा लगा। एक धरा ही थी जिसे उसकी फिक्र थी और अब खुद धरा ही उदास थी तो वो क्या ही कर सकती थी। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, क्या डिनर रेडी हो गया? उस सर्वेंट ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, अभी तो किसी ने मेनू ही नहीं बताया तो हमने खुद से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। अगर मैडम आ जाती और मेनू बता देती तो सब कुछ आधे घंटे में ही प्रिपेयर हो जाता। मैं एक काम करती हूँ, एक बार फिर से उनके रूम में जाती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही धरा के रूम में जाने लगी, मिश्री जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, आप रहने दीजिए, आज आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। आज रात का मेनू मैं बता देती हूँ। वैसे भी मुझे अंदाजा है कि सब लोग क्या खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर मिश्री उसे डिनर का ऑर्डर देने लगी। वो उसके साथ मेनू डिस्कस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रावी की गाड़ी खुराना मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकली। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली, ड्राइवर ने तुरंत अभिमन्यु को कॉल किया। अभी तक उसे अभिमन्यु को कॉल करने का मौका मिला नहीं था। वही अभिमन्यु जो अभी अपने फार्म हाउस में था और स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था। अपना फ़ोन बजते हुए देख उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आए और वो स्विमिंग करते हुए ही किनारे पर आया। उसने अपने फ़ोन पर ड्राइवर का कॉल आते हुए देख तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए, लेकिन अपना फ़ोन स्पीकर पर ऑन कर वो वापस पानी के अंदर जाने लगा। लेकिन तभी ड्राइवर की बात सुनकर वो अचानक से रुक गया। ड्राइवर घबराते हुए बोला, सर, रावी मैडम को मैंने घर पर ड्रॉप कर दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही किया या गलत। आपने कहा तो नहीं था उन्हें घर पर ड्रॉप करने को, लेकिन उन्हें तो खुराना मेंशन आना था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अभिमन्यु का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसने तुरंत फ़ोन अपने हाथ में लिया और बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रावी खुराना मेंशन में क्या करेगी? उसे तो तुम्हें रावत मेंशन ड्रॉप करना चाहिए था ना? वो तो रावत मेंशन गई होगी। वो ड्राइवर जल्दी से बोला, नहीं सर, उन्होंने तो मुझे खुद को खुराना मेंशन ड्रॉप करने के लिए कहा तो मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया। मैं भी हैरान था कि वो शादी के बाद अकेली खुराना मेंशन क्यों आ रही है, लेकिन अब जब उन्होंने कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। अभी वो बोल ही रहा था कि अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत स्विमिंग पूल से बाहर निकला। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि रावी खुराना मेंशन कैसे जा सकती है। उसे तो रोते हुए रावत मेंशन जाना चाहिए था, जाकर व्योम को बताना चाहिए था कि कैसे अभिमन्यु ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की। बेशक से वो उसे उन सब चीज़ों के बारे में ना बताएं जो अभिमन्यु ने उसके साथ की, लेकिन अपनी शादी के बारे में तो बताएगी। पर यहाँ तो उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अब वो जल्दी से अपने कपड़े पहन रहा था। अपने कपड़े पहनकर वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी जल्दी से खुराना मेंशन के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रावी दरवाजे पर खड़ी थी और एक सर्वेंट ने जैसे ही दरवाजे पर देखा वो हैरान रह गई। वो जोरों से चिल्लाई, ओह मोरी मैया, यो क्या? उस सर्वेंट की आवाज़ सुनकर सुकन्या जी जो सामने की तरफ ही सोफे पर बैठी थी, वो हैरानी से बोली, क्या हुआ? ऐसा भी क्या देख लिया तुमने जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, मालकिन, आपको वो लड़की याद है क्या जो उस दिन आपको नौकरानी समझ रही थी और आपसे अभिमन्यु साहब के बारे में बातें कर रही थी? उसकी बात सुनकर सुकन्या जी को रावी का चेहरा तुरंत याद आ गया था। वो अपनी जगह से उठी और बोली, हाँ वो मुझे याद है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक से उसे याद? ये बोलते बोलते वो रुक गई थी क्योंकि उनकी नज़र भी सामने रावी पर चली गई थी जो दरवाजे पर दुल्हन के गेटअप में खड़ी थी। उसे देखकर सुकन्या जी शॉक रह गई। वो तुरंत उसके पास आए और बोली, तुम यहाँ पर और ये दुल्हन के लिबास में? तुम्हारी मांग में ये सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, तुम्हारी शादी हो गई क्या? और अगर शादी हो भी गई तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभिमन्यु को तुम्हारी शादी के बारे में पता है क्या? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रावी उनकी तरफ देखते हुए बोली, अभी अभी इस सर्वेंट ने कहा कि आप इस घर की मालकिन हैं। उस दिन मैंने आपको सर्वेंट समझा था, लेकिन आप तो मालकिन निकली। मतलब आपको भी झूठ बोलने की आदत है? क्या बात है, सारा खानदान ही झूठा है क्या? उसकी बात पर सुकन्या जी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, ये तुम कैसे बात कर रही हो?
हाँ, मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें झूठ बोलने की आदत है या फिर हम झूठी लोग हैं। उस दिन माहौल ही कुछ ऐसा था कि रावी उनकी बात पूरी होने से पहले ही व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, उस दिन का माहौल तो पता नहीं, लेकिन आज का माहौल काफी ज्यादा इंटेंस है। शायद आज की ब्रेकिंग न्यूज आपने सुनी नहीं। सुनी भी कैसे होगी? अभी तक तो ये ब्रेकिंग न्यूज किसी चैनल पर लाइव हुई नहीं होगी, क्योंकि आपका बेटा तो इंतजार कर रहा होगा तमाशे का। उसके बाद ही तो ये न्यूज चारों तरफ फैलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये ब्रेकिंग न्यूज में दे देती हूँ। मैं हूँ रावी अभिमन्यु खुराना, मिस्टर अभिमन्यु खुराना की पत्नी, और वो भी जबरदस्ती से बनाई हुई पत्नी। और पता है जबरदस्ती हुई कैसे? जिसमें उन्होंने नशे की हालत में मेरा फायदा उठाया, मुझे मेरी ही वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल किया और मेरे डैड को हराने के लिए जबरदस्ती मेरे साथ शादी की। पर अब मुझे उन पर ज्यादा हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि जब आपको झूठ बोलने की आदत है तो ये आदत उनके अंदर भी तो आई ही होगी। जैसे ही उसने कहा, पीछे की तरफ से अभिमन्यु की आवाज गूंजी, खबरदार अगर तुमने मेरी मॉम को कुछ भी कहा तो। रावी के चेहरे पर सार्कास्टिक एक्सप्रेशंस आ गए। अभिमन्यु तुरंत आगे की तरफ आया और बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम के साथ इस लहजे में बात करने की? रावी ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, खुद के शौक व्योम रावत को हराने के, मेरे जरिए मेरे डैड को तकलीफ पहुंचाने के, और अगर मैंने आपकी मॉम को जरा सा कुछ कह दिया तो आप तो तिलमिला उठे। क्या बात आपके मॉम डैड और मेरे कुछ भी नहीं। बात जब दूसरों की है तो आप मजे लेंगे, और जब खुद पर आएगी तो आप गुस्से से चिल्लाएंगे। मैंने तो सोचा था आपका खुद पर काफी कंट्रोल होगा मिस्टर डेविल खुराना, लेकिन आप तो बड़े इम्पेशेंट निकले। उसकी बात पर अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से कांपने लगा।